नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का मुझे जवाब चाहिए। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कोरोना की तीसरी लहर आने से केंद्र और राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं और मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने अधिकारियों को कोरोना से जुड़े कई निर्देश दिए हैं और देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बात की। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में बताया कि देश भर में 1500 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और ये 1500 ऑक्सीजन प्लांट 4 लाख ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आज की मीटिंग में पीएम मोदी ने हॉस्पिटल स्टाफ को ऑक्सीजन प्लांट चलाने और उसके रखरखाव को लेकर ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने मीटिंग में साफ किया, नए प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत 8000 स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी ओर तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ी बैठक की है। डीडीएमए बैठक में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पास किया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा। इस प्लान के आने से अब संशय की स्थिति नहीं रहेगी। केजरीवाल की बैठक में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी बातचीत हुई। साथ ही कोरोना से निपटने को लेकर बाकी तैयारियों पर भी चर्चा की गई। पाबंदियां हटते ही लोग एक बार फिर से कोरोना को लेकर लापरवाही दिखा रहे हैं। बाजारों, मॉल्स और सड़कों पर लोगों की भीड़ फिर से बढ़ गई है और लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मियों के मौसम में लोग हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं और वहां पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, मनाली, शिमला में लोग जमा हो रहे हैं, कोरोना को लेकर लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। और तो और सड़कों पर लोग बिना मास्क लगाए खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार का जोर है कि देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन की भी किल्लत दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है, जिसकी संभावना है, तो खतरा और बढ़ जाए। हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, इनको अवेयर करने के लिए भी ड्राइव चलाया है। उसके लिए हमने एक पीए सिस्टम भी लगाया है, जिसमें लगातार बोला जा रहा है सबको कि मास्क पहनना जरूरी है। यदि कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसको 5000 रुपये तक जुर्माना या 8 दिन की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा हमने काफ़ी चालान भी किए हैं और पिछले 7-8 दिन में ही 300 से ज़्यादा चालान पुलिस ने किए हैं और उसमें लगभग 3 लाख के करीब जुर्माना भी वसूला गया है। तो पुलिस हर तरह से हम एनफोर्स कर रहे हैं, हम सख्ती से उन पे जो चालान भी कर रहे हैं और उनको बताया भी जा रहा है, अवेयर भी कर रहे हैं टूरिस्ट को, ताकि इस तरह से वो सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचे रहें। कुछ तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद की भी दिखाते हैं। वहां पर मार्केट के अंदर लोगों के बीच मास्क ना लगाने की बड़ी लापरवाही है। जब हमारे संवाददाता ने उनसे मास्क ना लगाने का कारण पूछा तो लोगों ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। कोरोना की तीसरी लहर की चिंता है तो वहीं दूसरी तरफ देश की मेट्रो सिटीज और उसके आसपास के इलाकों में जो बाजार हैं या दूसरे सार्वजनिक जगह हैं, वहां पर भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल को अगर नहीं मान रहे हैं तो ये बेहद चिंता का विषय है। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। हम जगह जगह इस बात का रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जो मार्केट है वहां पर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन कर रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गाजियाबाद के तुराब नगर इलाके की हैं और आप देखिए कि अच्छी खासी भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो इलाका है काफी व्यस्त रहता है और जहाँ तहाँ आपको जो लोग नजर आएंगे वो लापरवाही करते हुए नजर आएंगे और ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया? ये देखिए, मास्क नहीं लगाया और हंसते हुए जा रहे हैं। और भी ऐसे लोग जो हैं वो नजर आएंगे जो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया? देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं और अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो बेहद जरूरी है। भाई साहब, आप लोगों ने मास्क हालांकि लगाया है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, शायद आप मार्केट से जुड़े हुए हैं, आप उनको समझाते क्यों नहीं है नहीं मास्क लगा रहे हो? आप एक दुकानदार है, आपने लगाया है, कुछ लोग ऐसे दिखते हैं तो क्या कहते हैं आप उन लोगों को? हम लोग बोलते हैं मास्क लगाने के लिए, बस हम कह सकते हैं ना, किसी को जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। कितना खतरनाक है? आपको ये लगता है कि हो सकता है मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना? भाई दिक्कत तो है ही है, मास्क नहीं लगाओगे जो है बीमारी फैलेगा जो है। हम बचाव कर रहे हैं अपने आप से, लोगों से कहते भी हैं।
अब कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाऊं। ये तुराब नगर वो इलाका है जो गाजियाबाद का सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ पर न सिर्फ गाजियाबाद शहर से जुड़े बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग जो है शॉपिंग के लिए आते हैं और व्यापारी जिस तरह से बता रहे हैं कि वो भी परेशान हैं। जब वो लोगों से कहते हैं कि मास्क लगा लें तो लोग रिएक्ट नहीं करते और अगर रिएक्ट करते भी हैं तो गलत तरह से करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है लोगों से कि वो मास्क लगाएं, लेकिन फिर भी अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आप ये जान लीजिए कि अपना नहीं बल्कि साथ साथ देश के बाकी लोगों का भी नुकसान करेंगे, क्योंकि अगर तीसरी लहर की जो चिंता है वो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में और बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। उसके लिए जरूरी ये है कि सभी नियमों को माना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया। तो दूसरी लहर में क्या हालात पैदा हुए थे वो हम और आप भूले नहीं हैं। देश के कई शहरों में ऐसे हालात पैदा हुए थे कि पूरा का पूरा सिस्टम घुटनों पर आ गया था। अब तीसरी लहर की चिंता है और काफी पहले से तमाम एक्सपर्ट्स आशंका जता चुके हैं। इसीलिए तीसरी लहर के मद्देनजर जनता को कितना सतर्क रहना चाहिए और सरकार को कितना तैयार रहना चाहिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। साधना भाटी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अंजलि राय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ रहेंगे इस पूरी डिबेट में, डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल। सबसे पहले डॉक्टर राजू व्यास, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि कई तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई और रियलिटी चेक दिखाया। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर पहुंचे जहां पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सड़कों पर, मार्केट में क्या स्थिति है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि लोग घूमने के लिए जा रहे हैं हिल स्टेशन पर, वहां की भी तस्वीरें बहुत चिंताजनक आ रही हैं। अब कोरोना फर्क नहीं करता, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों जो लापरवाही बरत रहे हो, राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटा रहे हो, यहाँ पर आम लोग घूमने के लिए जा रहे हो, वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा रहे हो। कोरोना फर्क नहीं करता। अगर दूसरी वेव के पहले गलती हुई थी तो क्या हम तीसरी वेव की आशंका के पहले भी वैसे ही गलती कर रहे हैं? आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं जिस प्रकार से आप लोगों के चैनल द्वारा पिछले कई दिनों से दिखाई गई जो तस्वीरें हैं, स्पेशली जो हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं और हमारे दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में जो बाजारों में भीड़ हमें देखने को मिली, वो रियली एक बहुत ही भयंकर चिंता का विषय है। उसी को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके बारे में कहा है कि इस प्रकार की भीड़ जो है वो हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। हमें अभी ये मानना चाहिए कि कोरोना कम हुआ है लेकिन हमारे देश से गया नहीं है। हमें अभी बहुत सारे फ्रंट्स पे काम करना है, जैसे कि आपने अपने रिपोर्ट में भी बताया, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, हमें हमारे वैक्सीनेशन पे भी कार्य करना है। बट साथ ही साथ जब तक ये दोनों चीजें डेवलप ना हो या हम लोग मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम को न हमारे कंट्री में आगे बढ़ा पाए, तब तक हमारे लिए सिर्फ बचने का एक ही उपाय है, वो ये है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमें मास्क लगाना है और अपनी दूरी को बनाए रखना है। अगर हम ये लोग नहीं करेंगे तो बट नेचुरल है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव वैसे ही काफी स्लो चल रहा है। तो उसको देखते हुए ये मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे हमारे देश में तीसरी वेव आने से हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, मैं आऊंगी फिर से एक बार आपके पास, लेकिन गुलरेज शेख साहब मैं आपका रुख करना चाहती हूं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोगों पर है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ही जनता उम्मीद की नजरों से देख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, तीन बातें जिस पर एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं ध्यान रखने के लिए। एक तो सावधानी बरतिए, जिसका डॉक्टर जिक्र कर रहे थे। दूसरा, वैक्सीनेशन ही रामबाण है, इसी से कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। और तीसरा, जो स्वास्थ्य ढांचा है उसे इतना तैयार रखा जाए कि कोई भी स्थिति आए उससे निपटा जा सके। काफी बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता भी जाहिर की है लापरवाहियों पर भी और स्थिति पर भी। इसके साथ ही कई फैसले भी हुए हैं, पैकेज अनाउंस हुआ है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो चिंता है शेख साहब, वो तो बनी ही हुई है, क्योंकि 90 लाख तक रिकॉर्ड पहुंच गया था, लेकिन अब एक एवरेज 40 लाख से ज्यादा हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य है। आखिर ऐसे कैसे तीसरी लहर के पहले सबको आप सुरक्षित कीजिएगा?
नहीं, वैक्सीनेशन ने रफ्तार ली भी थी और अभी भी ऐसा नहीं है कि पेस स्लो है, लेकिन वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। और आप अपने स्टूडियो में देखेंगे, अपने घर में देखेंगे या कहीं पर भी देखेंगे, आस पड़ोस में देखेंगे, हर कोई वैक्सीनेट हो रहा है। लेकिन एवरीथिंग टेक्स अ टाइम। ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और नहीं भूलना चाहिए कि हम आज के समय विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं और दुनिया में सबसे रफ्तार भी हमारी ही है। जो रफ्तार हमारी है, इतना कोई भी देश उसको अचीव नहीं कर पा रहा। यूनाइटेड स्टेट्स भी अचीव नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसके साथ अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जो कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो होना बहुत जरूरी है और इसीलिए कहीं ना कहीं चिंता है सरकार को। मुझे लगता है कि केवल हमारी ही सरकार को नहीं, राज्यों में सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो या किसी तीसरे दल की क्यों ना हो, सबको चिंता है, आवाम की केयर है। इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर हमारे दूसरे नेता हो, सब बैठकें भी ले रहे हैं, सब जायजा भी ले रहे हैं और नए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रैपिडली तेज कर रहे हैं। और हमको दूसरों से भी सीखना चाहिए। देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आज स्थिति ऐसी है कि वहां पर ऑक्सीजन की इतनी भयानक किल्लत है जितनी हमारे यहाँ सेकंड वेव में भी नहीं थी। तो दूसरों को देखकर हमको अपने आप को सजग रखना होगा और इसी के लिए जरूरी है दूसरों को देखकर जनता को सजग रहना होगा। ठीक बात कह रहे हैं आप शेख साहब, लेकिन दूसरे देशों को देखकर इंतजामातों के लिहाज से भी हमें चेतना चाहिए, क्योंकि दूसरी वेव में हम देख चुके हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर, राज्य सरकार केंद्र सरकारों पर आरोप लगाती रही। हम अंजलि राय आपका रुख करते हैं, उसके बाद साधना जी आपके पास भी आऊंगी। चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की हैं और कई फैसले लिए गए हैं, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाया गया है, लेकिन पिछली बार से कुछ सीखा है कि नहीं दिल्ली सरकार ने? ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जब बात उठी थी तो उस वक्त भी आरोप प्रत्यारोप होने लगे और केंद्र सरकार ने कहा कि हमने तो हरी झंडी दे दी थी, प्लांट्स लगाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, लेकिन इक्का दुक्का प्लांट्स के अलावा लग नहीं पाए प्लांट्स और इसका नतीजा हमने देखा कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई। अब कोर्ट में मामला पहुंच गया है, वहां पर भी उसकी टोपी उसके सर करने की कोशिश हो रही है। इस बार क्या ये इंतजाम पुख्ता हैं कि अगर फिर से एक बार स्थिति खराब होती है तो ऑक्सीजन की किल्लत के लिए आप लोग केंद्र का मुंह नहीं ताकिएगा बल्कि खुद पर इतना भरोसा रहेगा? जी देखिए, ऐसा था कि पिछली बार एक प्रॉब्लम ये थी कि जब डेल्टा वेरिएंट आया तो उसे समझने में भी दिक्कत आ रही थी और उसका इलाज करने में भी दिक्कत आ रही थी और वो ज्यादा घातक था, उसका ज्यादा असर चेस्ट पर आ रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए थी और हॉस्पिटलाइजेशन भी चाहिए थी। अब जो है इन दोनों चीजों को अटेंड करने के लिए, दोनों प्रॉब्लम्स को अटेंड करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले भी ILBS हॉस्पिटल में भी और उससे पहले LNJP हॉस्पिटल में भी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स शुरू हो चुकी हैं और ये गर्व की बात है, पूरे देश में सिर्फ 8 ऐसी लैब्स हैं जिसमें से 2 जो हैं हमारे दिल्ली में लग चुकी हैं, जिससे कि वेरिएंट को जो बदलते स्वरूप होता है और जिसे समझने में देर लग जाती है, अब ऐसा नहीं होगा, उसे जल्दी से समझा जाएगा और उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की कमी थी वो हमें केंद्र सरकार से कम मिल रही थी, लेकिन अब जो है हमारे पास रिजर्व उसके हैं और 27 हमारे प्लांट्स लग चुके हैं ऑलरेडी और 20 जो हैं वो जल्दी ही लगने वाले हैं। इस वक्त हमारे पास कोविड बेड्स जो हैं 18,407 अवेलेबल हैं और उसमें से 14,746 बेड जो हैं वो ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि आने वाले वक्त में कोई भी तरह की दिक्कत आएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल अंजलि जी, कि दिल्ली में भी कई जगहों पर हमने देखा है कि लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए, क्योंकि एक लंबे लॉकडाउन से हम गुजरे हैं, फिर एक बार जब सब कुछ खुलने लगा तो लोग अब जो है संयम नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या इसके मद्देनजर भी मीटिंग्स में बात हुई है कि कैसे ये स्थिति ना आने पाए कि खतरा और बढ़ जाए? देखिए, उसके लिए जो सरकार है पूरी तरह से जागरूक है और आपने देखा होगा पीछे लाजपत नगर मार्केट को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, कमला नगर मार्केट को भी बंद किया गया था, पंजाबी बस्ती जनता मार्केट को बंद किया गया था और जगह जगह पर जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि आदेश पालन नहीं हो रहे हैं और जो होना चाहिए कोविड के लिए एहतियात वो नहीं हो रही है, वहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं।
रोज जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनते हैं या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं लागू करते हैं, उनके साथ भी सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि सरकार को भी सख्त होना पड़ता है और आम जनता को भी चाहिए कि आत्म सुरक्षा के लिए जो चाहिए वो जरूर करें। अपनी सुरक्षा के लिए वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ध्यान। ठीक है, आपने केंद्र सरकार पर फिर से एक बार आरोप लगाए। मैं जाऊंगी शेख साहब के पास और समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन को लेकर जो सरपटौल पहले दिख रही थी, और अब तो बीजेपी ने आरोप भी लगा दिया आम आदमी पार्टी पर कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे ज्यादा ऑक्सीजन मांगी गई, इसकी वजह से दूसरे राज्यों को किल्लत हो गई। उस पर मैं लौटूंगी कि फिर से एक बार ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी। लेकिन साधना भाटी जी, आपके ऊपर आरोप ये लगाता है सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि राहुल गांधी सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। जब वैक्सीनेशन की कोशिश पूरे देश में हो रही है तो वो लिख देते हैं कि जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। एक ऐसे वक्त में जब कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, तब लोगों को प्रोत्साहित करने की बजाय उसमें सरकार के प्रयासों में अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं। अब तीसरी लहर से पहले आपके जो राज्य हैं जहां पर आपकी सरकारें हैं, क्या ये माना जाए कि एक मिसाल कायम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी या फिर सिर्फ मीन मेख निकालेगी? देखिए आदरणीय शुभ्रा जी, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेंगे। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि देखिए यूके में थर्ड वेव आ चुकी है। आपके सवाल का जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। यूके में थर्ड वेव की शुरुआत हो गई है और अंदाजा लगाया जा रहा है अगस्त तक वेव आ सकती है। मैं सभी से आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से ये गुजारिश करती हूँ कि सभी लोग अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा अभी भी रहें, मास्क जरूर लगाएं, सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और घर से निकलने से पहले ये जरूर सोचें कि ऐसी क्या मजबूरी है जो जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। अब मैं आ जाती हूँ आपके सवाल पर। देखिए सबसे पहली बात, हमने अगर पूछ लिया कि अगर वैक्सीन क्यों नहीं आई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि हम 216 करोड़ वैक्सीन हम दे देंगे दिसंबर के अंत तक। बाद में उस दावे को खोखला सिद्ध करते हुए खुद ही ये सरकार कहती है हम 135 करोड़ दे पाएंगे। तो अगर हमने सवाल पूछ लिया तो क्या गलती कर दी? और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग से लेकर एक एक कार्यकर्ता किस तरह काम कर रहा था वो आपने भी देखा है, सबने देखा है। वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती शुभ्रा जी। दूसरी बात मैं बहुत जरूरी कहना चाहूंगी यहाँ पर, यह अभी ऑक्सीजन की बात हुई। जो देश 4500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजता था वो उससे डबल भेजने लगा विदेश निर्यात में। ये कह रहे हैं दूसरे देशों से तुलना करते हैं तो जहां 30 करोड़ 29 करोड़ वाली जनसंख्या वाले देश वैक्सीन ऑर्डर कर देते हैं जुलाई 2020 में, वहां हमारा देश जनवरी 2021 में जबकि वैक्सीन को, स्वदेशी वैक्सीन को निर्यात करता है और उसके बाद मात्र 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन मंगाई जाती है। तो सवाल क्यों ना पूछा जाए? दिल्ली के अंदर चाहे लक्ष्मी नगर हो चाहे लाजपत नगर हो, इन मार्केट्स को बंद किया गया है। मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय है, इसका स्वागत होना चाहिए। परंतु आज ये भी जरूरी है कि हिंदुस्तान में, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि अभी उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी बंगाल में चिल्लाते चिल्लाते कह रहे थे कि इतनी हजारों की भीड़ देख के तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जहां तक नजर दौड़ा रहा हूँ भीड़ दिखाई दे रही है। उम्मीद है उत्तराखंड का चुनाव आने के बाद ये नहीं कहेंगे, गौरवान्वित नहीं होंगे भीड़ देखकर। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये कोई भागदौड़ रेस नहीं लग रही, कौन मिसाल कायम करेगा, कौन पीछे रह जाएगा। यहाँ केंद्र और राज्यों को समीकरण बैठाकर काम करना पड़ेगा। छोटा सा जवाब शेख साहब, छोटा सा जवाब, क्योंकि ब्रेक पर जाना है मुझे। शेख साहब छोटा सा जवाब। जी, मैं दोनों को जवाब देना चाहूंगा। हमारी बहन जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही अभी कि दिल्ली में 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब लग चुकी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि लगाई किसने है। वो केंद्र सरकार द्वारा लगाई हुई लैब है। उन्होंने जो बेड की संख्या बताई उसमें उन अस्पतालों को भी उन्होंने जोड़ लिया बेड और ऑक्सीजन के सप्लाई में, जो कि केंद्र द्वारा संचालित। अगर लैब लग गई है तो फिर ये केंद्र सरकार को कह रहे हैं दिल्ली हम सबकी है, हम सबको प्यारी है, मैं कुछ नहीं कहूंगा उस पर। अब आई कांग्रेस पार्टी की बात, देखिए वैक्सीनेशन का लोहा तो भारत का पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन मैं साधना भारती से ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने अभी तक खुद को वैक्सीनेट क्यों नहीं करवाया? मुझे लगता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए गुरुदेव सिंह जी कि कोरोना के बाद तुरंत वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते। अरे भैया तुरंत वैक्सीनेशन नहीं लगवाई जा सकती कोरोना के बाद, वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और हमें फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है मोदी जी की तरह। 4 कैमरे लगते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाई जाती है, गमछा पहना जाता है असम का, केरला की नर्सें बुलाई जाती है, फिर न्यूज बनाई जाती है। अरे ठीक है, कृपया करके और वैक्सीनेशन। मैं आती हूँ आप दोनों के पास एक बार फिर से। शेख साहब आपके पास भी आऊंगी और साधना भाटी में आपके पास भी आऊंगी, और कई सवाल रह गए हैं वैक्सीनेशन के मुद्दे पर भी कई सवाल हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों के पास आऊंगी और डॉक्टर राजू व्यास के पास भी जाना है मुझे, क्योंकि लोगों का जागरूक रहना बहुत जरूरी है। ऑल राइट, ठीक है, एक सेकेंड, लोगों का जागरूक रहना बहुत जरूरी है,
क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो तीसरी वेव के खतरे को बिल्कुल टाला नहीं जा सकता। सरकारों की जिम्मेदारी पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। कोरोना की तीसरी लहर की आहट से पहले सरकार की क्या है तैयारी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको कितना सावधान रहना है ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें कोरोना को लेकर बताई चाहते हैं, प्रजा में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आज जरूरत है कि हम सोचें कि हमारे किस बिहेवियर से हम कितना कोविड सेफ रह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा कोई भी बिहेवियर कोविड सेफ बिहेवियर नहीं होता है, ना हम अपने आप को इन्फेक्ट करने का खतरा लेते हैं, हम अपने नियर एंड डियर वंस जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको भी इन्फेक्ट करने का, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे एल्डरली हैं, उनको इन्फेक्ट करने का खतरा बना रहता है। और ओवरऑल सामाजिक स्थाई पर लड़ने वाली इस कोविड की महामारी की लड़ाई में हम फिर से फेल हो सकते हैं। यह ध्यान हमें रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कोविड सेफ ना हो। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी, धन्यवाद, थैंक यू। दो चीज़ों पे एम्फेसाइज करना चाहेंगे जो बात लव अग्रवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। एक तो उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है कि इन मैसेजेस को आप अपने द्वारा देश तक पहुंचाइए। उसमें दो बातें सामने आ रही हैं कि उन देशों में जहां पे की सिचुएशन कंट्रोल में दिखाई दे रही थी, उनमें नई तरह से वायरस सामने आ रहा है। उन देशों में हमारे आसपास के देश भी हैं और यूरोप में भी ये समस्या चली गई है। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था, अगर हम पर मिलियन के हिसाब से चलें केसेस कितने आ रहे हैं, तो कुछ देशों में जो पर मिलियन का स्केल है वो हमारी पीक से भी ज़्यादा है ऑलरेडी इस स्टेज पे। तो ये वायरस घूम फिर के फिर इन्फेक्ट करता है ससेप्टेबल पॉपुलेशन को। ये हमारी लड़ाई अभी जारी है और ये हमें दर्शाता है कि वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड। अपने देश में भी हमें सजग रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और उसी से क्यू लेते हुए अगर हम अपने देश की तरफ वापस आते हैं तो देखते हैं कि कई जगह पे अब खुलेआम लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है शहरों में, मार्केट्स में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। और लापरवाही हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे खास तरह से, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आके वहाँ पहुँचे हैं और रिलैक्स करने के लिए पहुँचे हैं। एक और रिलैक्सेशन का माहौल होता है, रिक्रिएशन का माहौल होता है। तो उसमें हमें ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की गई और आप जान भी रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चिंता इस बात पर जताई जा रही है कि पर्यटन स्थलों में और भी कई इलाकों में, देश के अलग अलग शहरों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आप लापरवाही मत बरतिए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि 80 जिलों में करीब 80% कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और उन जिलों पर सरकार का खासा ध्यान है। महाराष्ट्र और केरला को लेकर खास तौर से चिंता जाहिर की गई है। फिर से एक बार हम अपने डिबेट का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस हिस्से की शुरुआत भी डॉक्टर राजू व्यास मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि अभी कितनी नाजुक स्थिति है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर व्यास, पर्यटन स्थलों पर जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। लगातार लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन कुछ गलतफहमियां भी हैं जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगी तो खतरे में डालते ही हैं, दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं, क्योंकि वो पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं, फिर वापस अपने अपने शहरों में दिल्ली मुंबई लौटेंगे तो जाहिर है कि खतरा कोरोना का और बढ़ जाएगा, संक्रमण का। लोगों को ये गलतफहमी अगर हो गई है कि वैक्सीन लगवा लेने के बाद, क्योंकि अभी एक आबादी है, खास तबका है देश का जो वैक्सीनेट हो चुका है, अगर लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन लगवा लिया अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? ये गलतफहमी कितनी खतरनाक है? ये गलतफहमी काफी हम लोगों के लिए चिंता का विषय भी है और ये गलतफहमी नहीं है। इसको हमें थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा। इसको ऐसे भी समझना पड़ेगा कि आप जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, यूके को देखें, यूएस को देखें, यूरोपियन यूनियन को देखें, उन सभी के अंदर अब थर्ड वेव की जो आगाज हुआ है तो उसके अंदर हम लोग ये ऐसा कहते हैं, हालांकि उन्होंने अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है, उसके बावजूद भी उन्होंने लॉकडाउन, स्पेशली यूके में अगर आप देखें
कि जून के महीने में जब लॉकडाउन वहां खुलने वाला था, उससे पहले उन्होंने अपनी सीरो सर्वेलेंस और सीरो पॉजिटिविटी रिपोर्ट को जब तक प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर नहीं किया, तब तक उन्होंने खोलने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेटेड होती है, उतना ही ज्यादा अमाउंट में हमारा वायरस लोगों के बीच में मौजूद रहता है, और जितना ज्यादा वायरल लोड लोगों के बीच रहेगा, उतना ज्यादा म्यूटेशन होने की संभावना रहती है। आज हमारे देश की परिस्थिति क्या है कि हम मात्र 5.6% लोगों को वैक्सीनेट 2 डोज द्वारा कर पाए हैं, और अंदाजन 22% लोगों को सिंगल डोज द्वारा वैक्सीनेट कर पाए हैं। तो आज भी हमें ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ा वायरस का जो लोड है लोगों के अंदर मौजूद है, और अगर ये इसी प्रकार से हमारे अंदर वायरस मौजूद रहेगा तो ये अपने आप को म्यूटेट करेगा, और म्यूटेट अगर करेगा तो कौन सा म्यूटेंट वायरस जो है हम लोगों के लिए और जानलेवा हो सकता है, या जिसके कारण से हमारे देश में वापस तीसरी वेव आ सकती है। तो ये सबसे बड़ा पैरामीटर है हम लोगों के लिए समझने के लिए कि आज हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हुई है, इसलिए, और जो लोग वैक्सीनेट हुए भी हैं बहुत ही छोटे अमाउंट में है, ज्यादा वायरस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हम लोगों को अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। सरकार अकेले बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और उसके बाद मैं पॉलिटिकल गेस्ट की तरफ बढ़ूंगी। डॉक्टर व्यास, एक अच्छी खबर ये आई है कि कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल जल्दी मिल सकता है। WHO के जो चीफ साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो डेटा दिया गया है वो ठीक है, सफिशिएंट है, ये कहा है चीफ साइंटिस्ट ने। ये कितनी अच्छी खबर हो सकती है? देश इस वक्त वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोवैक्सीन पे हम लोगों को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क कभी नहीं रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ थी कि जब तक कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल का रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुआ देश में साइंटिस्ट लोगों के सामने, इसलिए भी हम में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क था, नंबर 1। नंबर 2, WHO को भी, क्योंकि फेज 3 ट्रायल के बगैर WHO वहां पे अपने आप परमिशन नहीं दे सकता। हमारी तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था WHO में, या इवन यूरोपियन यूनियन कह दें या अमेरिका में, वो हमारी तरफ से क्योंकि पूरा हो नहीं पाया, इसलिए हम लोगों को यह वैक्सीन की जो है वहां पे परमिशन नहीं मिल पाई। देर सवेर मिलेगी, क्योंकि फेज 3 डेटा उपलब्ध है हमारे पास, और वो अब अगर हम शेयर करते हैं तो बट नेचुरल है कि यूएस, जाहिर बात है, यूरोपियन यूनियन और WHO हमारे साइंटिस्ट लगातार ये कह रहे हैं कि कोवैक्सीन किसी से कम नहीं है और बिल्कुल एफिकेसी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और बाकी कई वैक्सीन्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये बेहतर है और इम्यूनिटी जो है शरीर में वो बढ़ा देती है। लेकिन ये अपने आप में एक अच्छा कदम होगा अगर WHO की ओर से अप्रूवल मिल जाता है, तो और कॉन्फिडेंस साइंटिस्ट का भी बढ़ेगा और एक मुहर लग जाएगी इस बात पर कि हाँ, भारत की ये सेल्फ मेड वैक्सीन है और भारत ने कर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं और गुलरेज शेख साहब, मैं आपके पास आती हूँ। साइंटिस्ट तो अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, उस अप्रूवल भी मिल जाएगा, और पहले से ही हम जानते हैं कि हमारे देश में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्होंने ही अपनी जान पर खेल करके सबसे ज्यादा जो लोगों की जान बचाई है। लेकिन सरकार जो कर रही है उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। आप मीटिंग्स कर रहे हैं, तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, उन फैसलों को इंप्लीमेंट आगे करना होगा, उस पर नजर रहेगी। लेकिन वैक्सीनेशन की किल्लत तो हो रही है शेख साहब। देखिए, मुंबई से ये खबर आई कि पूरे मुंबई में वैक्सीनेशन ठप कर हो गया, रोक देना पड़ा क्योंकि किल्लत हो गई। पहले भी जानकारी आई थी, फिर आप लोगों ने कहा कि स्पीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब देश के अलग अलग शहरों से फिर से एक बार ऐसी जानकारी आ रही है कि वैक्सीन है ही नहीं, तो लगाएं कहां से? वैक्सीन की किल्लत ऐसा सच नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वैक्सीन की भरमार है, क्योंकि भरमार दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी भारत की है, लेकिन उसके उपरांत भी इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट करना इतना छोटी बात नहीं है। जैसे 22% हमारी जनसंख्या से ज्यादा लोगों को 1 डोज लगा है। ये कितना है पता है आपको? पूरे यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को क्लब कर लो, उनको जितना लगा है उतना हमने लगा दिया है। जबकि ये सब छोटे छोटे देश है, इनमें संसाधन बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए सरकार ने बहुत कुछ किया
किया है और बहुत ताकत से इस वैक्सीनेशन के ड्राइव को चलाया है। और हम तभी कह रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक सबको 100% 18+ की जनसंख्या को हम वैक्सीनेट करने में सक्षम है, वो करके दिखाएंगे। इसको एक चुनौती की तरह हमने कबूल किया है, लेकिन जो समय लगेगा वह लगेगा। दिसंबर तक तो हमको रुकना पड़ेगा पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में, लेकिन उस समय इस दरमियान हमको पूरे SOP का पालन करना है। केंद्र के साथ राज्यों को भी सहयोग करना होगा, जनता को भी सहयोग करना होगा, तभी हम इस महामारी को चुनौती दे सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। लेकिन साधना भारती ने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी बार बार जो पूछते हैं उन्होंने क्यों वैक्सीन नहीं लगाया, इंतजार था वो यदि इंतजार ठीक है। साधना भाटी जी जवाब दीजिए। साधना भाटी जी, गुलरेज शेख साहब का यही कहना है कि वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे ही कोई काम होता है। आप पेशेंस नहीं रखना चाहते हैं, मीन मेक निकालना चाहते हैं, क्योंकि बाकी कई देश हैं, मतलब बहुतायत में कहीं पर नहीं है, सब देश स्ट्रगल ही कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मीन मेक निकालने की जरूरत क्या है? इनकी उपलब्धियों के आगे इनकी खामियां तो पहाड़ की तरह खड़ी हुई हैं। और गुलरेज राहुल गांधी जवाब दे रही हूँ गुलरेज भाई। हाँ, सुन लीजिए शेख साहब, फिर मैं आती हूँ आपके पास। सुन लीजिए, वक्त है काफी। सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी खुद कोरोना से संक्रमित हुए थे और उसके बाद डॉक्टर्स की सलाह पर जनवरी में ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। वो 45 की उम्र के ऊपर के हैं। मन की बात कर ली ना, अब हमें जन की बात भी तो करने दो भैया। मन की बात, अरे मैडम, वो तो अप्रैल में हुआ था कोरोना। महिलाओं की आवाज को दबाओ मत, हमें पता है आपकी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे आपकी आवाज सबसे ज्यादा है मेरी बहना। अरे आपकी आवाज चलिए, सबसे अच्छी बात ज्यादा है है तो सुन लीजिए ना। आवाज ज्यादा है तो सुन तो लीजिए, कानों में थोड़ा सा तेल डलवा लीजिए, लेकिन सुन लीजिए शांति से। मुझे तेल डाल मुद्दे पर गुलरेज शेख साहब, मैं आती हूँ। आपने कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा, साधना जी से आपने सवाल पूछा, आप उनका जवाब ले लीजिए एक बार, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन साधना जी को एक बार सुन लेते हैं। साधना जी को एक बार सुन लेते हैं शेख साहब, फिर मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, दोनों लोग बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। साधना जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आती हूँ शेख साहब आपके पास। फोटो खिंचवाने का, इंजेक्शन लगवाते हुए कोई शौक नहीं है कि मोदी जी की तरह 4 कैमरे लगाए जाएंगे, असम का चुनाव देख के असम का गमछा डाला जाएगा, केरला का चुनाव देख के 4 नर्सें बुलाई जाएंगी। अरे भाई, मन की बात बंद कीजिए आप। आपने अभी आप कैमरे की बात कर रही हो, उससे पहले साधना दीदी आपने बोला था कि ये कोरोना हुआ था। अब चिल्ला क्यों रही हो? अरे दीदी, मैं हद से बात कर रहा हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? दीदी, इतना चिल्लाने से क्या होता है? सर की नस फट जाती है। अरे सर की नस फटती है, बीपी बढ़ता है। कोरोना के समय हमको बीपी नहीं बढ़ाना है, इतना चिल्लाने से बीपी बढ़ जाता है। पानी पिलाओ इनको थोड़ा सा। अरे साधना दीदी, बीपी बढ़ता है, इतना नहीं चिल्लाते लोग, चैनल बदल देते हैं चिल्लाने वालों को। देखिए, आप दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है दर्शकों को। क्या होता है ना कि जब दोनों साथ में बोलते हैं तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। एक सेकंड, अब मुझे सवाल पूछने दीजिए। अब साधना जी, एक सेकंड सर, गुलरेज जी एक सेकंड, साधना जी, साधना भाटी जी, साधना भाटी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। साधना भाटी जी, साधना भाटी जी एक सेकंड, साधना भाटी जी मेरा सवाल सुन लीजिए एक सेकंड। साधना भाटी जी, साधना भाटी एक सेकंड, आवाज नहीं जा रही है ना किसी की? दर्शकों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मन के लिए भी अच्छा नहीं चिल्लाना, मन के लिए भी। साधना भाटी जी एक सेकंड, गुलरेज शेख साहब आप बड़ा समझा रहे हैं तो आप ही चुप हो जाइए ना सर, आप ही चुप हो जाइए समझदारी दिखा के। साधना भाटी जी, साधना भाटी आपको मेरी आवाज आ रही है? साधना भाटी आपको मेरी आवाज आ रही है? मुस्कुराइए, आप इंडिया न्यूज पर हैं। साधना भाटी आपको आवाज आ रही है? कांग्रेस का परिचय दे रही है वो। साधना भारती आपको आवाज आ रही है? देखिए, मुझे आप दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, फिर मैं अगले गेस्ट के पास जाऊंगी अगर इसी तरीके से आप लोग आपस में उलझे रहेंगे तो। साधना भारती जी, साधना भारती जी को मेरी आवाज जा रही है क्या? साधना भारती जी सुन लीजिए एक बार, सवाल भी सुन लीजिए। देखिए, आप दोनों बोल रहे हैं किसी की आवाज नहीं जा रही है। साधना भारती जी, आपने एक बात कही अभी कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने 4 कैमरे लगाकर वैक्सीन लगवाई और ये जो कांग्रेस पार्टी है इस तरीके से नहीं करती है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब कैमरे के सामने, लोगों के सामने प्रधानमंत्री ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तब आप लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई देखिए वहां डोनाल्ड ट्रंप ने लगवा ली, भाई देखिए वहां फलाने ने लगवा ली।
यहाँ उसने लगवा ली, उसने लगवा ली। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री कब आएंगे और कब लोगों के सामने वैक्सीन लगाकर जागरूकता फैलाएंगे? अब आप उसी को ये रंग दे रही हैं। तो भाई जागरूकता लोगों तक पहुँचे, इसके बारे में आपकी क्या नीति है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है, यही बता दीजिए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस का स्वास्थ्य मंत्री ने कोवैक्सीन पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया था। साधना जी, साधना जी जवाब दीजिए। बहकाने वाले बहरूपियों, असली मूल्य के सामने आओ। साधना जी जवाब दीजिए, साधना जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वरना जनता कालिक पोत देती है। गुलरेज शेख एक सेकंड। गुलरेज शेख एक सेकंड, जब मैं आपसे पूछूंगी तब जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मैं अंजलि राय के पास जाती हूँ। अंजलि राय जी ऑडियो डाउन कर दीजिए। अंजलि राय जी इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना हम दर्शकों का। अंजलि राय जी मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। अभी जो कुछ भी चल रहा है उसमें सवाल दिल्ली सरकार पर भी पूछा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में दूसरी वेव में स्थिति बहुत खराब हुई और अब से कुछ देर पहले आपने जो दावा किया कि कुछ इंतजाम किए गए हैं, केंद्र सरकार का ये कहना है कि नहीं, वो तो केंद्र सरकार ने करवाया है और जो क्रेडिट है वो दिल्ली सरकार ले रही है। तो इस क्रेडिट की लड़ाई में आम आदमी कहीं फिर से एक बार पिस तो नहीं जाएगा? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के इस झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता बहुत समझदार है, सब समझती है। सेकेंड वेव में भी देखा किसने क्या किया और क्या हालात पैदा हुए दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर। दूसरे वेव में भी तो वही नहीं होगा ना? अरविंद केजरीवाल लेंगे जिम्मेदारी? जी देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अभी यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे गुलरेज जी और साधना जी, ये बड़ी ही दुख की बात है, शर्म की बात है। कोविड जैसी महामारी पर हम बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर गुलरेज जी हंसी मजाक कर रहे हैं। ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है, ये सीरियस इशू है। आप उन्हें चिल्ला रही हैं और आप मजे ले रहे हैं, बड़ी ही शर्म की बात है। आप इस तरह की बातें ना करें। इन बात पर आप यहाँ पर छेड़छाड़ करने आए हैं, क्या करने आए बताइए, कैसे आप मजाक कर रहे हैं? तो आप लोग प्लीज जरा संयम रखें। और अब मैं इशू पर आते हुए बात करती हूँ कि ये कहते हैं कि वो जो लगे हैं प्लांट्स, वो केंद्र सरकार को श्रेय देना चाहते हैं। जब नहीं लग रहे थे तब दिल्ली सरकार जिम्मेदार थी और अब लग रहे हैं तो ये केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो प्लीज ये जो है ब्लेम गेम, इसको बंद करिए। हमें मिलजुल कर काम करना है। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें और आने वाली जो तीसरी वेव ईश्वर करे ना आए, और अगर आए तो हम अच्छी तरह से उससे लड़ने में सक्षम हो। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें कोऑपरेट करेंगे। ये इस तरह के आपस में ब्लेम गेम करके लोगों को गुमराह ना करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। डॉक्टर रॉय, डॉक्टर व्यास, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। देखिए, पॉलिटिकल डिस्कशंस में और तू मैमे में कई बार, जैसा पहले भी हुआ था सेकेंड वेव में, हमने देखा कि जाने तो जनता की ही गई, जो आम लोग हैं उनकी ही जाने गई। इसीलिए अभी सरकार को किस प्राथमिकता के साथ चलना चाहिए? वैक्सीनेशन की प्राथमिकता सरकार बता रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स पर काम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन थर्ड वेव से पहले, क्योंकि इस वेव में बच्चों पर भी खतरा बताया जा रहा है, कितनी शिद्दत से, गंभीरता से, बिना तू मैमे किए, बिना आरोप प्रत्यारोप किए काम करने की जरूरत है? डॉक्टर व्यास, सबसे पहले तो मैं इन सभी पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन से एक बात कहूंगा कि आप सब लोग आपस में क्रेडिट लेने की बात करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये किसी का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर्स मनी है। टैक्स पेयर जो टैक्स हम कटवाते हैं उसी के बेसिस पर चाहे केंद्र सरकार खर्चा करती है चाहे स्टेट गवर्नमेंट करती है, कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। ये आम इंसान का पैसा है जो कि सरकार लोगों के भलाई के लिए लगाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन की बात अपन लोग कर रहे हैं, हमें वैक्सीनेशन अभी इतना स्लो है कि जो बात हम 90 लाख प्रतिदिन लगाने की बात कर रहे थे, आज हम नीचे आके 30 लाख प्रतिदिन के हिसाब से लगा रहे हैं। तो आप कुछ सोच सकते हो कि हम इस ईयर के एंड तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे पूरा कर पाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि 1 करोड़ हमारा लक्ष्य है, 1 करोड़ प्रतिदिन का लक्ष्य है, लेकिन अभी 90 लाख तक 30 से 40 के बीच में ही, 30, 40, 50 के बीच में ही दिल्ली के पास फंसे हुए हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना ही है। दावे तमाम हो रहे हैं, लेकिन वो जमीनी हकीकत में किस तरह बदलते हैं, इस पर नजर हमारी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है। तीसरी वेव अगर उसी तरीके से खतरनाक होती है तो कई जाने का खतरा है, और इसीलिए सरकारों को जागरूक होना, सचेत होना बहुत जरूरी है, और आपके लिए भी सावधानी रखना उतना ही जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, बने रहिए।